नमस्कार मित्रों। सबसे पहले ब्रह्मराक्षस के द्वारा आयोजित ये जो श्रृंखला है, जिसमें कि कुछ छूट गए या हाशिए के जो आलोचक हैं उन पर बातचीत हो रही है, तो ब्रह्मराक्षस के दो सजल पूर्व शिष्य वंदना जी और संजय श्रीवास्तव, दोनों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मलयाज पर बातचीत करने का ये मौका हमको दिया। हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि व्हाट इज दिस ब्रह्म राक्षस, तो मैंने उनको समझाया कि उन्होंने कहा कि इट्स ए वेरी नेगेटिव वर्ड इन माइथोलॉजी। तो मैंने जब उनको बताया मुक्तिबोध की कविता के बारे में, वो जिसमें कि अंत में कहा गया है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, तो हम सब इस पृष्ठ पर ब्रह्म राक्षस के सजल उर शिष्य होने की कामना को लेकर मलयाज पर बातचीत के लिए यहाँ मौजूद है। मलयाज पर बातचीत के पहले मलयाज के बहाने हिंदी आलोचना पर भी थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। जो हमारा वर्तमान है हिंदी आलोचना का, जैसे रचना के क्षेत्र में छोटे बड़े मझोले कद के रचनाकार सक्रिय हैं, उनमें कुछ अल्पप्राण हैं, कुछ महाप्राण हैं, कुछ ऐसे महाप्राण हैं जो चुप रहते हैं, कुछ ऐसे अल्प प्राण हैं जो महाप्राण होने का दावा करते हैं। वैसे ही आलोचना के क्षेत्र में भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग सक्रिय हैं, लेकिन एक कमी जो लगातार दिखाई दे रही है इधर, वो है कि जो भारतीय चिंतन परंपरा है, मेरा मतलब काव्यशास्त्रीय चिंतन की जो परंपरा है, उसका उल्लेख आलोचना के ग्रंथों से लगातार अगर गायब नहीं हो रहा है तो कम होता चला जा रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि एफआर लिविस से लेकर और जो हमारे ज़माने में लिखने वाले लोग हैं, मेरा मतलब फ्रांसिस फैनन तक, या और जो दूसरे आलोचक हैं, हम लोग उनकी बार बार चर्चा करते हैं। कई बार तो उनकी शब्दावली, उनकी अवधारणा का भारतीयकरण करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भरत मुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक ये जो एक समृद्ध चिंतन है, ये नामवर सिंह के बाद हिंदी आलोचना में ये चीज़ें धीरे धीरे गायब होती चली जा रही हैं। और ये ठीक बात नहीं है। नामवर जी के निबंधों को आप पढ़ें, हम उससे जब गुजरते हैं तो वहाँ पर भारतीय काव्यशास्त्र मौजूद दिखाई देता है। हम लोग मलयाज की जयंती नहीं मना रहे हैं, इसलिए मलयाज के बारे में भी ये कहना होगा कि उनकी आलोचना में भी ये चीज़ कम है या लगभग ना के बराबर है। दूसरी बात मित्रों, कि एक
अजीब सा माहौल आलोचकों के प्रति या आलोचना लिखने वाले लोगों के प्रति दिखाई पड़ेगा आजकल। लोग ये कहते हैं या समझते हैं कि आलोचना का काम केवल रचना की व्याख्या करना है, जबकि ऐसी बात नहीं है। रचना से सापेक्षता स्वतंत्र या कई बार उसके समानांतर आलोचना लिखी गई है पूरी दुनिया में, हिंदी में भी लिखी गई है। हमारे जो बड़े आलोचक हैं उन्होंने कई किताबें ऐसी लिखी हैं जिनका सीधे सीधे हिंदी साहित्य, हिंदी कविता, हिंदी कहानी की व्याख्या से कोई संबंध नहीं है। तो जैसे साहित्य की एक विधा होती है कविता, एक विधा है उपन्यास, कहानी, रिपोर्टार्ज, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, आलोचना भी साहित्य की एक विधा है। निश्चित तौर पर रचना की व्याख्या करना आलोचना का कर्तव्य है, उसका एक दाय है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वहीं तक वह सीमित नहीं। जहाँ तक रचना की व्याख्या का संबंध है, इसके लिए दुनिया के एक मशहूर चिंतक और आलोचक एफर्ट लिविस ने जो रास्ता बताया है, मुझको लगता है कि वो काबिले गौर है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि एक रचना को आप तब तक पढ़ें, बार बार पढ़ें, जब तक कि उस रचना के बारे में आपकी कोई अपनी राय नहीं बन जाती है। और जब राय बन जाती है तो आलोचक के भीतर सवाल खुद उठना चाहिए कि इज इट सो, ये सही है क्या? और इसका उत्तर यस में आना चाहिए। अगर इसका उत्तर हाँ में नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो आदमी अपने लेखन को लेकर या तो उतनी मेहनत नहीं की है उसने, या आप कहें कि वो खुद कन्विंस नहीं है। जब वो कन्विंस होगा तो दूसरा सहमत असहमत बाद में होगा। सबसे पहले वो खुद उसको अपने आप से सहमत होना चाहिए और पूरे कन्विक्शन के साथ सहमत होना चाहिए। इसके बाद लिविस बताते हैं कि जब हाँ में उत्तर आ जाए तो आलोचक के मन में खुद एक सवाल पैदा होना चाहिए, बट, लेकिन। और ये जो लेकिन है, यही आलोचना की प्रक्रिया को एक निरंतरता प्रदान करता है। और ये लेकिन हर जमाने में उठेगा, एक आलोचक के अपने भीतर भी उठेगा, उसके बाद की पीढ़ी के भीतर उठेगा, जिसको कहा गया कि साहित्य में, जिसको हम मूल पाठ कहते हैं, एक सीमा के बाद मूल पाठ कम महत्वपूर्ण होता है और उसकी व्याख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। गोस्वामी तुलसीदास की जो व्याख्या रामचंद्र शुक्ल के पहले लोग कर रहे थे और शुक्ल जी ने जो उनकी व्याख्या की, और शुक्ल जी के बाद दूसरे लोगों ने जो कुछ पंडिताऊ व्याख्या की, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो व्याख्या की, या हमारे समय में अभी हाल में मैं प्रेम कुमार मणि जी का एक आलेख पढ़ रहा था जो समालोचन में छपा, तो बार बार बड़े कवि
और उनकी रचनाएं, वो जो मूल पाठ है वो बार बार व्याख्या के लिए पढ़ने लिखने वाले लोगों को आमंत्रित करते हैं। और मैं समझता हूँ कि यही आलोचना की निरंतरता है। इस संदर्भ में एक और बात है कि जो हिंदी समाज है, और ये बात केवल हिंदी पर लागू नहीं होती है, ये तमाम भारतीय भाषाओं पर लागू होती है और उसके समाजों पर लागू होती है, कि उसका जो देसी बुद्धि वैभव है वह आलोचना के माध्यम से प्रकट हो रहा है। और उस प्रकटीकरण में विश्लेषण आपको दिखाई देगा। कहीं वो विश्लेषण कमजोर हो सकता है, कहीं जल्दबाजी में किया गया हो सकता है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। इस क्रम में एक और चीज मुझको याद आ रही है, जिस पर बातचीत करने के बाद हम मलयाच पे आएंगे, जिसको मिखाइल बख्तिन ने कहा कि रचना में अनेक स्वरता होती है। कोई भी जो श्रेष्ठ रचना होगी उसमें अनेक स्वरता होती है। और जो सिद्धांत आलोचना के क्षेत्र में बख्तिन ने प्रस्तावित किया, जिसको कि हम डायलॉगिक क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम चाहें तो उसका अनुवाद करें संवादधर्मी आलोचना, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है कि आप किसी रचना पर बातचीत करते समय कोई जजमेंट दे। हम लोग जीवन में भी कहते हैं कि आदमी को जजमेंटल होने से बचना चाहिए। वो भी जजमेंटल अगर आदमी जल्दबाजी में हो जाता है, बहुत ही जल्दी में कोई निष्कर्ष निकाल लेता है, तो जीवन में भी गलती होती है। और जाहिर है कि जब साहित्य की वो व्याख्या करेगा तो वहां भी उससे चूक होगी। तो बख्तिन ने एक थिएटर की कल्पना की, कहा कि निर्णयात्मक आलोचना नहीं, आलोचना में प्रतिक्रिया का महत्व होना चाहिए। एक आदमी अपने नजरिए से रचना पर अपनी बातचीत रखे, दूसरा आदमी अगर जरूरी है तो उसका प्रतिवाद करे, तीसरा आदमी तीसरा नजरिया रखे। कहीं वो सहमत होगा पहले के विचारों से, कहीं वो असहमत होगा, और इस तरह से लगातार एक कृति के बारे में बातचीत चलनी चाहिए। मुझको लगता है कि ये जो पद्धति बताई गई यह बहुत ही उपयोगी है, और हम लोग जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मलयाच का सवाल है, मेरे पहले दो विद्वानों ने मलयाच की आलोचना पर, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें कहीं, तो उससे मेरा काम आसान हो गया। और जैसे भी ये अंतिम व्याख्यान है, सुनते सुनते आप लोग भी थक गए होंगे, तो मैं जल्दी में दो तीन बातें जो रह गई होंगी मैं उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। पहली बात तो ये है, जिसको मैंने शुरू में कहा था कि भारतीय काव्यशास्त्र से हमको जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए।
राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा में एक श्लोक है जिसमें कहा गया, कश्चित वाचं रचयितुमलं श्रोतुमेवात परस्तांग। बहुत ही लंबा श्लोक है। मेक सूते कनक मुपलस्त्या परीक्षा क्षमुण्य। इसमें ये कहते हैं कि ये श्लोक राजशेखर का नहीं है, ये कालिदास के द्वारा रचा गया है। किसी बड़े आलोचक की क्षमता पर रीझ कर, जैसा कि बहुत कम होता है, आलोचक रचनाकारों पर रीझते रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि रचनाकार अच्छी से अच्छी आलोचना पर जरा कम रीझते हैं। वो हरदम ये बताना चाहते हैं, जो निराला की कविता है ना, कि हूँ दूर सदा मैं दूर, कि तुम मुझको पकड़ नहीं पाए। वो भीतर भीतर गदगद होगा लेकिन उसको कहेगा नहीं। इतनी सदाशयता, ऐसी उदारता जरा कम लोगों में होती है, जो निराला में थी कि विद्यार्थी जीवन से ही रामविलास शर्मा को उन्होंने डॉक्टर कहना शुरू कर दिया था। तो किसी बड़े आलोचक और कवि आलोचक पर रीझ कर कालिदास ने एक श्लोक लिखा जिसमें वो कहते हैं, कोई ऐसा होता है जिसमें कविता रचने की क्षमता होती है। कश्चित वाचं रचयितुमलं। कोई ऐसा भी होता है जिसमें कविता सुनने की क्षमता होती है। और हम सबको मालूम है कि राजशेखर ने कार्यत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा की चर्चा की। तुम्हारी कल्याणमयी बुद्धि दोनों में, अर्थात रचने में और उसकी परिशंसा में, तुम्हारी कल्याणमयी बुद्धि दोनों में समर्थ है, अतः हमें चकित कर देती है। इतने सारे गुणों का सन्निपात नहीं हो सकता। ये सन्निपातो गुणानाम उसमें आया है बीच में। एक पत्थर होता है जो सोने को जन्म देता है, तो दूसरा पत्थर होता है जो सोने की परीक्षा में सक्षम होता है। गरज कि तुम ऐसे पाषाण हो जो कि स्वयं कंचन भी हो और कसौटी भी। मित्रों, जब भी हम मलयाज पर बातचीत करेंगे तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वे कवि आलोचक हैं, और कवि आलोचक की जो अपनी क्षमता होती है और कई बार उसकी अपनी सीमा होती है। और मैंने जैसा कहा था कि हम मलयज की जयंती मनाने के लिए नहीं बैठे हैं, मलयज ने ही हमको सिखाया है और उनके जैसे दूसरे बड़े रचनाकारों ने, आलोचकों ने सिखाया है कि जय जयकार कर देना ये किसी रचनाकार की को जानने समझने का तरीका नहीं। कवि आलोचक की, मैंने कहा कि अपनी एक सक्षमता होती है और कवि आलोचक की अपनी कुछ कमियां होती हैं। सक्षमता ये होती है कि चूंकि वो खुद रचनाकार है तो उसके पास कविता की, साहित्य की रचना प्रक्रिया का एक पूरा अनुभव होता है। जो केवल सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले लोग हैं वे इस बात को नहीं समझ सकते। प्रसादरता एक बहुत बड़ी चीज है। कार्यत्री प्रतिभा के साथ भावित्री प्रतिभा का अपना महत्व है, लेकिन जो खुद रचनाकार है तो वो अपने रचनात्मक अनुभवों का लाभ उठाते हुए
जब आलोचना लिखता है तो वो कुछ ऐसी विलक्षण बातें कह जाता है जो केवल आलोचना लिखने वाले लोग, जिनको कवि हृदय नहीं मिला है, तो उनके लेखन में वो संभव नहीं होता है। ये तो है खूबी कवि आलोचक की या रचनाकार आलोचक की। लेकिन इसी के साथ एक सीमा भी है कि चूंकि वो अपनी ही काव्यानुभव से एक तरह से कहें बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो वो आलोचना लिखते समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, और जब वह किसी दूसरे के बारे में लिखने लगता है तो ये चीज़ें कई बार बाधा बनती हैं। शमशेर पर लिखते हुए, और बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है विजयदेव नारायण शाही का निबंध, हम सबको मालूम है शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट। तो ये शमशेर पर लिखते समय, मुक्तिबोध पर लिखते समय, त्रिलोचन पर लिखते समय, नई ये युवा कविता पर लिखते समय बहुत सारे जो मलयज के निष्कर्ष हैं वो बिल्कुल सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो उसका अपना अनुभव होता है रचनाकार आलोचक का, कवि आलोचक का, कई बार वो वहाँ बाधा उपस्थित करता है। उसमें कहीं कहीं एक आदमी उस अनुभव का लाभ उठाने के बावजूद आलोचना लिखने के क्रम में तत्काल उस अनुभव को बरतरफ करता है, और बरतरफ करते हुए जो संश्लिष्ट अनुभव रचना में है उस संश्लिष्ट का वो विश्लेषण करना शुरू करता है। और ऐसे भी मलयज के लेखन में खास तौर से रामचंद्र शुक्ल पर लिखते हुए जो चीज़ें सामने आई हैं मोनोग्राफ की शक्ल में, और जैसा इसके पहले राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि कई बार अधूरा काम वो पूरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीज़ें मलयज के यहाँ भी हमको दिखाई पड़ती है। आप देखिए कुछ मलयज के वक्तव्य हैं, जैसे एक जगह कहते हैं वो, समीक्षा वमीक्षा लिखना 3 कौड़ी का काम है। बेहतर है कि कविता एंजॉय की जाए, मन ही मन गूंगे के गुड़ जैसी। ये बात कहने के लिए बहुत बड़ा नैतिक साहस चाहिए, और ये मलयज ही कह सकते थे। लेकिन इसी में फिर आगे कहते हैं वो, चाहे जितने तन्मय भाव से कविता पढ़ना चाहूं, शब्दों को काट काट कर ढेर लगाता रहता हूं। कविता को एंजॉय करना है, लेकिन उस कविता पर विचार किए बगैर मलयज रह नहीं सकते हैं। ये उनके भीतर, जिसको कहा कालिदास के राजशेखर ने की रचना काव्य मीमांसा में, उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ, कहा कि एक ओर वो सृजन में सक्षम है और दूसरी ओर उसकी व्याख्या में भी सक्षम है। तो व्याख्या करना उनके भीतर की भी मांग है। अब एक जगह लिखा है उन्होंने कि कविता लिखना जैसे एक जिंदा काम है मेरे लिए, आलोचना लिखना भी वैसे ही जिंदा काम है। श्री कुटीलाल वर्मा जी ने मलयज पर लिखते समय ये बताया कि ये उनकी कविता और उनकी आलोचना
ये दोनों विपरीत चीजें नहीं हैं। अक्सर सामान्यतः हम लोग बातचीत में रचनाकार और उसके बरक्स आलोचक कि लगता है इसे दोनों बिल्कुल भिन्न चीजें हैं। मलयज भी कहते हैं, यहां तक उन्होंने कहा कि आलोचना का संसार और रचना का संसार अपने आप में स्वायत्त संसार है। ये उनका वक्तव्य है, जिसको मैंने आरंभ में कहा था कि आलोचना रचना से सापेक्षतः स्वतंत्र है, अपने आप में एक विधा है। तो मलयज भी इस बात की ताकीद करते हैं। वे कवि आलोचक हैं। आप देखें उनकी एक कविता और उससे उनके सामाजिक सरोकार का पता चलता है। मुझको कहने दीजिए, अगर मलयज ने प्रगतिशील लेखक संघ या समय तो जनवादी लेखक संघ उसका कायदे से बना नहीं था, अगर प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़कर मलयज ने काम किया होता तो हिंदी आलोचना में आज उनकी हैसियत कुछ और बना दी गई होती। उनकी हैसियत अपनी जगह बरकरार है, लेकिन जितना हाईलाइट होना चाहिए वो नहीं हो पाया, कारण कि वो प्रगतिशील लेखक संघ से उस रूप में नहीं जुड़े हुए थे, सांगठनिक स्तर पर नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन जब वो कविता लिखते हैं तो आप इन पंक्तियों को देखिए। अभी अभी 15 अगस्त गुजरा है, उनकी भी एक कविता है 15 अगस्त, और ये उनकी डायरी में 15 अगस्त 1953 15 अगस्त मना रहे हो आज तुम मुक्ति का त्योहार, स्वतंत्रता की छठी वर्षगांठ, उड़ाते हो तिरंगा चक्र मंडित और चिल्लाते किसी की जय के नारे, खूब यूं उत्साह तुम दर्शा रहे, पर ध्येय क्या इन उत्सवों का, खूब यूं उत्साह तुम दर्शा रहे, पर ध्येय क्या इन उत्सवों का, क्यों मजे में, क्यों मजे में एक है जब दूसरा रोटी न पाता, क्यों मजे में एक है जब दूसरा रोटी न पाता, क्यों तड़पते भूख से मजदूर बालक और नारी, करो संकल्प जिससे देश का तुम दूर हो, रहे न कोई दीन, मलिन बेकार सुख समृद्धि का हो सुराज। वीडियो बंद हो गया है, लेकिन मुझको मालूम नहीं है कि ऑडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, ये वीडियो नहीं चल रहा है। वीडियो आ रहा है? अच्छा, यहाँ दिखा रहा है वी आर सॉरी। अब देखिए इस कविता को, जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, कैसे एक व्यक्ति शिल्प के स्तर पर अपने पहले के रचनाकारों से जुड़ता है। पहले के रचनाकार से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल उसका नाम लिया जाए। आप इस कविता को देखिए,
मना रहे हो आज तुम मुक्ति का त्योहार, स्वतंत्रता की छठी वर्षगांठ। निराला पर मलयज ने कविता लिखी। ये निराला की कविता है। क्या यह वही देश, भीमार्जुन आदि का युद्ध क्षेत्र, चिरकुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचर्य दीप्त उड़ती है आज भी यहाँ के वायुमंडल में चिरनवीन। वो जो शिल्प है जिसका इस्तेमाल अपने ज़माने में निराला ने किया था, मलयज भी उसी शिल्प का, उसी बोलचाल के लहजे का, उसी आवेग का, उसी लगभग उसी तरह की वाक्य संरचना का, इसका संबंध लिखे से कम और बोले से ज़्यादा है, मलयज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखें इस कविता में 15 अगस्त को लेकर जो एक आलोचनात्मक चेतना दिखाई पड़ती है, जो पहले के बहुत सारे कवि हुए, मैथिली शरण गुप्त, निज विजय पताका फहरे, हम सबको विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और वो महान कविता बंकिम की वंदे मातरम। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं। गिरिजा कुमार माथुर नाम के कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण रचना लिखी जहाँ आलोचनात्मक चेतना दिखाई पड़ती है। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। उसी परंपरा में मलयज की इस कविता को रख के देखना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि मना रहे हो आज तुम मुक्ति का त्योहार, स्वतंत्रता की छठी वर्षगांठ, उड़ाते हो तुम तिरंगा चक्र मंडित और चिल्लाते, आप देखिए नारा लगाते नहीं और चिल्लाते किसी की जय के नारे। अंत में कहा करो संकल्प जिससे देश का तंदूर हो, रहे न कोई दीन मलिन बेकार, सुख समृद्धि का हो सुराज। शिल्प के स्तर पर निराला से जुड़ते हैं मलयज, और अंतर्वस्तु के स्तर पर जिसको हम लोग मोटे तौर पर परिवर्तनकामी, क्रांतिकारी, आलोचनात्मक यथार्थवाद आदि आदि कहा करते हैं, ये कविता कहीं न कहीं उससे जुड़ती है। मलयज में कुछ खूबी है, पता नहीं इसके पहले उसका जिक्र किया गया है कि नहीं। जैसे एक है जिसको मैं कहूँगा दो टूकपन। हम लोग जिस जमाने में है, आप देखेंगे अक्सर लोग दो टूक बात करने से बचते हैं। मैं कविता की बात नहीं कर रहा हूँ। साहित्य में जहाँ दो टूकपन आएगा, कविता में, आलोचना में, तो कई बार वहाँ जिसको हम साहित्यिकता कहते हैं वो इन बिटवीन द लाइन्स होती है। राजेश जी की किताब ही है दो पंक्तियों के बीच। लेकिन जहाँ सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत करनी है, निश्चित तौर पर वहाँ अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं टू कॉल ए स्पेड। चीज़ों को उसके सही नाम से पुकारना, ये असली कला है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत कहना, अगर कोई कहीं सच्चाई है तो उसको सही कहना, वहां चुप्पी साध जाना नहीं। मलयज सुविधा भोगी जो वर्ग है उसके बारे में क्या सोचते हैं। कहते हैं
अपनी डायरी में, ये 7 अगस्त 1980 को उनकी डायरी में दर्ज है, समाज व्यवस्था को सिर्फ गरीब बदल सकता है। इस बदलाव में सिर्फ उसी की दिलचस्पी है। अमीर केवल यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। गरीब स्वभावतः क्रांतिकारी होता है, क्योंकि भूखे पेट और एक लंगोटी के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता। जो गरीब के साथ नहीं है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अमीर के साथ है। और इस तरह से बहुत ही लंबा वक्तव्य है लिखते, जिसमें आगे उन्होंने कहा कि देश उन लोगों से बना है जो ज़्यादातर गरीब हैं, गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। और इस क्रम में अंतिम बात कही उन्होंने, आज सुविधापरस्त होना, अमीर होना एक अराष्ट्रीय कर्म है। आप इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। बहुत ही सहज स्वाभाविक ढंग से मलेज का जो दो टूकपन है, ये नेशनल और एंटी नेशनल, हमारे ज़माने का एक मुहावरा है। अगर मलेज की माने, इस बात में सच्चाई है, तो गरीब के पक्ष में जो व्यक्ति खड़ा नहीं है, उसकी मुक्ति के लिए जो काम नहीं कर रहा है, वह एक तरह से अराष्ट्रीय कर्म कर रहा है, ऐसा मलेज मानते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो गरीब आदमी है जो व्यवस्था बदलना चाहता है, तो हम लोगों के ज़माने में और पहले से भी आइडियोलॉजी की बहुत चर्चा होती है कि वो कौन सी विचारधारा को अपनाएगा। वो गांधीवाद को अपनाएगा, मार्क्सवाद को अपनाएगा, लोहियावाद को अपनाएगा, अंबेडकरवाद को अपनाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनाएगा, किसको अपनाएगा? साहित्य के संदर्भ में जब हम लोग विचारधारा की बात करते हैं तो हमेशा मुझको अंतोनियो ग्राम्शी का एक वाक्य याद आता है। ग्राम्शी ने कहा कि कलाकार के सम्मुख भी एक राजनीतिक परिदृश्य अवश्य होता है, लेकिन किसी राजनीतिक कर्मी की तुलना में वह कम नपा तुला होता है। इसीलिए कलाकार कम कट्टर होता है। प्रकारांतर से ग्राम्शी ने विचारधारा के नाम पर कट्टरता का विरोध किया है। आप मार्क्सवादी हों, लोहियावादी हों, अंबेडकरवादी हों, गांधीवादी हों, गांधीवादी कम कट्टर नहीं होते। एक संस्मरण है, मैंने कहीं पढ़ा, जिसमें बताया, लिखा था कि मंच पर मोरारजी देसाई थे। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे वो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता और मंत्री थे। दिनकर काव्य पाठ करके आए और जब कुर्सी पर बैठे तो मोरारजी ने उनकी ओर देखते हुए कहा कि अरे साहब, आप तो हिंसा के समर्थक और मार्क्सवादी दिखते हैं, कम्युनिस्ट मालूम पड़ते हैं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने एक कुर्सी छोड़कर, उन्होंने कुर्सी बदल ली, एक कुर्सी छोड़कर जरा दूर जाके बैठ गए। निवेदन ये मैं करना चाहता हूँ मित्रों कि ये कट्टरता केवल मार्क्सवादियों में हो ये जरूरी नहीं है। एक कट्टरता किसी में हो सकती है, और ये कट्टरता समाज के विकास के लिए
बाधक है। साहित्य और कला की दुनिया में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बावजूद इसके मलयज जब इस गरीब आदमी जिसके बारे में कहा उन्होंने कि यही व्यवस्था को बदल सकता है, और जो उस गरीब के पक्ष में नहीं खड़ा है, जो उसके लिए सार्थक कोई कदम नहीं उठा रहा है, वह व्यक्ति एंटी नेशनल है, वह अराष्ट्रीय है। एंटी नेशनल का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, उन्होंने अराष्ट्रीय कहा है। अब आप देखें, जब मार्क्सवाद पर मलयज विचार करते हैं तो उनका कहना है कि मार्क्सवाद का भारतीयकरण आवश्यक है। ये मक्षिका स्थाने मक्षिका, जिसको राजेंद्र यादव ने अपने एक उपन्यास में कहा कि रूस में बारिश होती है तो भारत में कम्युनिस्ट छाता तान देते हैं, व्यंग किया उन्होंने। वो जो उनका उपन्यास है उखड़े हुए लोग, उसमें ये वाक्य आया है। तो ये तरीका गलत है। कहते हैं कि मार्क्सवाद का भारतीयकरण आवश्यक है, तभी वह तड़प प्राप्त करेगा। अगर भारतीय चिंतन में द्वंद्वात्मकता के तत्व हैं तो उसे मार्क्सवाद के द्वंद्व से जोड़ने में आसानी होगी। और हम सब जानते हैं कि अपने तरीके से ये काम महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, डी कोसाम्बी ने, दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी ने और ऐसे तमाम लोगों ने किया। और फिर मैं निवेदन करूं कि वे लोग ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा से उनका गहरा परिचय था। अगर परिचय नहीं होता तो ये काम वो नहीं कर पाते। तो मित्रों, मैं निवेदन ये कर रहा था कि मलयज की जो, इसको मुक्तिबोध कहते हैं ना कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो इस मामले में मलयज में कोई दुराव छिपाव हमको दिखाई नहीं पड़ता है। एक आध और बातें हैं जो मुझको महत्वपूर्ण लगती हैं। जैसे बातचीत के क्रम में अक्सर किसी के बारे में लोग पूछते हैं कि वो आदमी कैसे है। अब ये सवाल अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है, ये इतना आसान नहीं है। मलयज का जो लेखन है उसमें उसका कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनकी डायरी का अंश है। और आप देखिए कि मलयज कैसे दो टूक बातचीत करने में विश्वास करते हैं। कुछ लोगों ने उनको अज्ञेयवादी कहा है। अज्ञेय पर खुद उन्होंने पूर्व अज्ञेय, उत्तर अज्ञेय, तो कहते हैं कि तीसरे अज्ञेय की तलाश करनी है। और वो जो किताब लिखी है उन्होंने, कविता से साक्षात्कार, आप देखें आलोचना की किताब है, लेकिन उसमें जो निबंधों के शीर्षक हैं वो कितने क्रिएटिव हैं। बात बोलेगी पर कब, तीसरे अज्ञेय की तलाश, डबडबाई आंतरिकता, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर निबंध है। औसत भारतीयता का कवि लोचन पर है। एक खाना बदोश यात्रा, ये प्रभाकर माछवे पर निबंध है। आप देखें यथार्थ से आधी मुठभेड़, और इसके अलावा फिर सृजनात्मक तनाव पर बातचीत करते हैं, वो अंतर्निष्ठा पर बात करते हैं। तो ये लिखने का जो उनका पैटर्न है
उसमें एक क्रिएटिविटी हमको दिखाई पड़ेगी। नामवर जी की जो छायावाद किताब है, आप देखेंगे उसमें भी ज़्यादातर जो शीर्षक लिए गए हैं, पहले मैंने मैं शैली अपनाई, केवल मैं, इस तरह से कई शीर्षक कविताओं से लिए गए हैं ज़्यादातर। ये रचना से शीर्षक लेने से ये पता चलता है कि आलोचना लिखते समय भी आदमी बिल्कुल शुष्क नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी है, जिसको पकड़ने के लिए एक तड़प है उसके पास में। अज्ञेय के संदर्भ में कुछ बातें उन्होंने कही हैं जो कि कुछ अजीब लग सकती हैं। बुर्जुआ संस्कृति अज्ञेय और उनके जैसे सोचने वालों का फिनिश्ड प्रोडक्ट है। उनकी मंजिल इसमें देसी तत्वों, राष्ट्रीय तत्वों का भी इस्तेमाल करते हैं, विदेशी तत्व का भी, पर उनके कारखाने से जो माल तैयार होकर निकलेगा, और इसमें कारखाना शब्द ध्यान देने योग्य है, उनके कारखाने से जो माल तैयार होकर निकलेगा वह अंततः बुर्जुआ संस्कृति का परिष्कृत सुसंस्कृत माल ही होगा। आप देखिए, साहित्य सृजन के संदर्भ में अज्ञेय को लेकर ये जो वाक्य लिखा गया है, इसको इससे गुजरते हुए मुझको कार्ल मार्क्स का वो वाक्य याद आता है, जहाँ वो कहते हैं कि कलाकार कला का सृजन उसी तरह करता है जैसे रेशम का कीड़ा रेशम बनाता है। लेकिन साहित्य के वे सर्वहारा जो प्रकाशकों की मांग पर किताब लिखते हैं, वे सर्जक नहीं है, वे उत्पादन करते हैं, वे उत्पादक श्रमिक हैं। कला का उत्पादन नहीं होता है, उसका सृजन होता है। अज्ञेय के बारे में उन्होंने लिखा कि वो उनके कारखाने से जो माल तैयार होकर निकलेगा, तो ये मुझको थोड़ा सा। उसके बाद जिसको कहते हैं सूक्ष्म पर्यवेक्षण, कुछ लोगों में, और ज़रूरी नहीं है कि वे सारे लोग कवि और आलोचक हों, कुछ लोगों में क्षमता होती है कि वो आपको परख लेंगे। आप देखिए कितना गहरा पर्यवेक्षण मलयज के यहाँ आपको मिलता है। कल शाम शमशेर जी के यहाँ, बिल्कुल बोलचाल की शैली है, कल शाम शमशेर जी के यहाँ बाहर निखरई खाट पर बैठे थे। बातों बातों में भुवनेश्वर का जिक्र आने पर बोले, मैं भुवनेश्वर को अज्ञेय से ज़्यादा प्रतिभाशाली मानता हूँ। और हम सब जानते हैं कि शमशेर ने भुवनेश्वर पर कविता भी लिखी है। कहा कि अगर वे उनमें सुपर बोहेमियनिज्म और निहिलिज्म न होता तो उनकी प्रतिभा निराला के स्तर की थी। दूसरा एक प्रसंग है डायरी में, कल शाह, और ब्रैकेट में है रमेश चंद्र कोष्ठक में।
कल शाह के यहाँ अज्ञे के यहाँ, कल शाह के साथ अज्ञे के यहाँ निजामुद्दीन में 1 घंटे वहां रहे। अज्ञे ने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। शाह बहुत लिहाज दिखाते हुए उनके साथ पेश आ रहे थे। स्वर को प्रयत्न पूर्वक मुलायम और संयत बनाए हुए, ये अद्भुत है। इतना एक आदमी दूसरे के साथ बातचीत करते हुए कैसे कोशिश करके अपने को विनम्र बनाए हुए है। वो विनम्र है नहीं, वो विनम्र है नहीं, जबरदस्ती बनाए हुए है। रमेश चंद्र शाह को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। हमारे अपने विश्वविद्यालय में वो 6 महीना प्रोफेसर थे। हम लोगों ने उनको न्योता दिया था अतिथि प्रोफेसर के रूप में। लेकिन अज्ञे के सामने जो उनका व्यवहार है, कहा कि स्वर को प्रयत्न पूर्वक मुलायम और संयत बनाए हुए, इन दोनों के वार्तालाप का कोई भी अंश पूर्ण रूप से सुन पाना असंभव था। लगता है दोनों में होड़ है कि कौन ज्यादा मध्यम स्वर में स्वर को बस फुसफुसाहट से बचाते हुए कितने धीमे बोल सकता है, कि कौन ज्यादा मध्यम स्वर में स्वर को बस फुसफुसाहट से बचाए हुए कितने धीमे बोल सकता है। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता रहा कि मैं वहां क्यों गया, क्या जरूरत थी मुझे वहां जाने की। इसके बाद शाह के अंदर सांस्कृतिक वैभव की जरूरतें कहीं कहीं एक आत्महीनता का बिंदु है, जो उन्हें बार बार अज्ञे के निकट अज्ञे के निकट, उनके प्रभा मंडल के निकट ले जाता है। अज्ञे इस आत्महीनता का लाभ अज्ञे इस आत्महीनता का लाभ एक होशियार खिलाड़ी की तरह अपने पक्ष में कर रहे हैं। अद्भुत ये वाक्य है, अद्भुत पर्यवेक्षण है कि जो व्यक्ति पेश आ रहा है वो नकली विनम्र है, और उसकी नकली विनम्रता का इस्तेमाल, उसका लाभ जो एक स्थापित व्यक्तित्व है वह कैसे ले रहा है, और मलया जिसको परख रहे हैं। और ऐसा हम लोग समाज में देखते हैं। जो भी उच्च पदस्थ लोग हैं उनके आगे पीछे उनको खुश करने के लिए, जिसको पहले कहते थे फील गुड फैक्टर, यूं ही मतलब उसको प्रसन्न रखने के लिए लोग यूं ही आदतन खुशामदी, रघुवीर साहब की कविता में आया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदतन खुशामदी होते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां भी खुशामद करेंगे। तो उसको कैसे मलयज पकड़ते हैं, फिर देखिए। शाह के इस गुप्त खेल का पता नहीं। पिछले दिनों जब अज्ञे मेरे दफ्तर में चंद मिनटों के लिए आए थे, तभी से मन में था कि उनसे मिलूंगा। अज्ञे के बारे में सुन सुनकर ऐसा लगता था कि वे पहले की अपेक्षा लोगों से उतने रिजर्व नहीं रहते, पर शायद यह भ्रम था। अज्ञे के मूल स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं भक्त की हैसियत से उनके पास नहीं गया था, मेरे पास उनके विरुद्ध
वे सारे तर्क थे जो मैंने पिछले दिनों में अर्जित किए थे। शायद अज्ञेय को इसका पता हो। मुझे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अज्ञेय व्यक्ति के रूप में राग द्वेष से ऊपर है और अपने विरोधी की उपेक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने जानते बूझते हुए मेरी उपस्थिति को मानने से ही इनकार कर दिया। ये 18 जून 1979। आप देखिए, बहुत ही गहरा पर्यवेक्षण। ये कैसे एक स्थापित रचनाकार जो नया लेखक है उसको उसकी उपेक्षा करके ये बता देना चाहता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तो मलयज उसको रेखांकित करते हैं। इसके बाद हिंदी उर्दू के संबंध पर जो अज्ञेय का विचार है, और ख़ासतौर से शमशेर बहादुर सिंह ने, हम सब जानते हैं कि उर्दू का इस्तेमाल अपने ढंग से किया है उनके गद्य में, उनकी हिंदी की कविता में, और इसके अलावा जो उर्दू में जो उन्होंने गज़लें कही हैं वहाँ तो उर्दू का इस्तेमाल है ही, बहुत अच्छी उर्दू का इस्तेमाल है। मुल्क व दौलत, दीन व ईमा, जिसमें कहते हैं कि हुस्न और इश्क, मुल्क व दौलत, दीन व ईमा और समथिंग, मैं भूल रहा हूँ, आपको बाजार से जो कहीं ला देता हूं मैं। इस तरह से उस्ताद जैसे, या मुक्तिबोध के बारे में जो उनकी पंक्ति है, जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी ही आपको वीराना हो जाए। लेकिन शमशेर पर बातचीत के क्रम में अज्ञेय कहते हैं कि उनका जो भाषा संस्कार है वो हीन है और उसकी वजह है उर्दू। ऐसा अज्ञेय जी कहते हैं। मलयज लिखते हैं, क्या वे सचमुच सठिया ही गए हैं? समूचे उर्दू राग को अज्ञेय इतना हीन मानते हैं कि इसे ब्रजभाषा के चंद पदों के बराबर भी रखने को तैयार नहीं है। इतनी अनर्गल विचार की अपेक्षा अज्ञेय से नहीं थी। अज्ञेय शमशेर की कविता की भाषा को हिंदी भाषा संस्कार से हीन मानते हैं, पर यह हिंदी भाषा का संस्कार है क्या, उन्होंने साफ नहीं किया। भाषा संस्कार संस्कृत वाला या अंग्रेजी वाला, ये उन्होंने बताया नहीं। फिर कहते हैं वो हिंदी में एक रूप में क्या उर्दू की धारा घुली मिली हुई नहीं है? भारतेंदु और प्रेमचंद, इनकी भाषा का संस्कार संस्कृत के निकट है कि उर्दू के? इस तरह से सवाल उठाया है उन्होंने, और कहते हैं कि उर्दू के नाम पर केवल अज्ञेय कहते हैं कि वो नफासत की बात करते हैं। वह रूप नहीं उर्दू का जो कि आम लोगों की जबान पर फलता फूलता है। तो इस तरह से जो भाषा को लेकर अज्ञेय जी में एक आप कहिए कट्टरता है, उसकी इन्होंने आलोचना की है। इस संदर्भ, इस क्रम में एक और चीज मुझको दिखाई पड़ी।
अज्ञे से जन्मी मुलाकात के संबंध में शाह ने एक बात बताई। शाह का मतलब यहाँ रमेश चंद्र शाह है। अज्ञे से जन्मी मुलाकात के संबंध में शाह ने एक बात बताई बातचीत में। अज्ञे ने शाह के लेखन के बारे में जिज्ञासा नहीं की, न उनके लिखे पर अपनी प्रतिक्रिया ही की। कभी पूछा नहीं कि आजकल क्या लिख पढ़ रहे हैं। अज्ञे हमेशा अपने को बातचीत के केंद्र में रखना चाहते हैं। पूर्वाग्रह के पिछले अंक के बारे में इतना ही कहा कि उसमें आपका लेख देखा अच्छा लगा। जैसे लोग टिप्पणी लिखते हैं ना, सो नाइस, सो काइंड ऑफ यू, बहुत अच्छा। तो इस तरह की चलता हुई टिप्पणी करके किसी को बिल्कुल उसकी उपेक्षा कर। कहा कि पूर्वाग्रह के पिछले अंक के बारे में केवल इतना कहा कि उसमें आपका लेख देखा अच्छा लगा, पर वह अंक स्वयं शाह पर केंद्रित है। अंतिम बात कही है जो सुन के थोड़ा हो सकता है किसी को अगर चोट पहुंचे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये मलेश का कथन है। अज्ञे ईगोइस्ट हैं। तब अज्ञे के संपर्क में शाह को क्या मिलता है? शाह कभी कभी खुद से सवाल पूछते हैं। आप देखिए, बहुत ही गहरा पर्यवेक्षण व्यक्ति का। एक तो उनके मित्र हैं रमेश चंद्र शाह, जिनसे काफी वो करीब हैं, और एक स्थापित रचनाकार, बड़ा लेखक। दोनों के बीच की बातचीत को देखकर वो तय करता है कि सामने वाला, कई बार एक आदमी इस कदर भी पहचाना जाता है, इस तरह से भी पहचाना जाता है कि वो आपसे दूसरों के बारे में क्या बातचीत करता है। एक आदमी अगर दूसरों की उपेक्षा कर रहा है या उसके बारे में कोई घटिया बात कर रहा है, इसको लूज कमेंट कहते हैं, तो कल वो आपके बारे में भी करेगा। तो ये पता चल जाता है और इस बात की तायीद करते हैं मलेश। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि एक हम लोग पता लगाते हैं कि वो आदमी कैसा है। अगर आदमी घटिया है तो कई बार हम उसके लेखन से भी विकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि साहित्य कुल मिला के जीवन की ही पुनर्रचना है। जो आदमी जिंदगी में इगोइस्ट है या बहुत ही रद्दी टाइप का आदमी है, तो साहित्य में एक मुद्रा तो हो सकती है उसकी, क्रांतिकारी मुद्रा की कविता और क्रांतिकारी कविता। विनम्रता का अभिनय करना और विनम्र होना दोनों दो चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मनुष्य के रूप में आप देखिए, बहुत ही दो टूक तरीके से मलेश अपनी बात रखते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद ने कुछ आयोजन किए थे और उस समय उसका जायजा लिया गया था हम सबके आदरणीय हिंदी के बड़े कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी के द्वारा। उन्होंने अपनी एक टिप्पणी लिखी थी और ये टिप्पणी, इसकी भाषा और ये बहुत ही आकर्षक है। अशोक जी ने लिखा था उस जमाने में, ये उत्सव 73 और उत्सव 75, 73 से 75 तक का जो जायजा लिया गया है इस टिप्पणी में। पहले के मुकाबले शायद ऐसे नागरिक अधिक हैं जिनके लिए उनका समय सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों,
राजनेताओं और आर्थिक उथल पुथल का नहीं है, बल्कि यह ऐसा समय है जिसमें कुमार गंधर्व गाते हैं, उस्ताद अली अकबर सरोद बजाते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति अंतरिक्ष को संक्षिप्त अनंत में ढालते हुए नाचती हैं, सत्यदेव दुबे या हबीब तनवीर नाट्य करते हैं, डीजे जोशी और रुद्र हाजी कलाकृतियां बनाते हैं और शमशेर त्रिलोचन और श्रीकांत वर्मा कविताएं लिखते हैं। अब आप देखें इसको कि मलयज ने इस टिप्पणी पर बहुत ही कड़ी टिप्पणी लिखी है, बहुत ही कड़ी टिप्पणी लिखी उन्होंने। मिथ में बदलता आदमी, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, जिसकी बार बार पहले के वक्ताओं ने चर्चा की, उसमें तो क्या हम सचमुच राजनैतिक रगड़ा रगड़ी और आर्थिक हाय हाय के समय को पार कर या उसे ओट कर कलाओं के स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुके हैं? सवाल उठाते। ये जो आदरणीय अशोक जी ने जो टिप्पणी लिखी थी कि कुमार गंधर्व गाते हैं, अली अकबर सरोद बजाते हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य करती हैं, तो उस पर टिप्पणी है, तो क्या हम सचमुच राजनैतिक रगड़ा रगड़ी और आर्थिक हाय हाय के समय को पार कर या उसे ओट कर कलाओं के स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुके हैं? शहर शहर में मुनादी की तरफ फिरती हुई इस खबर में कलाओं का स्वाद लेने की जो शैली जिस भाषा में बयान की गई है, वह क्या मसनद से उठाकर कलाओं से आनंदित होने की या अपने को आनंदित होने देने की शैली नहीं है? क्या फुर्सत की कला से अपने जीने को समृद्ध करने के पहले हम जीवन संघर्ष की आग में पूरा पूरा दह चुककर तप चुककर बचे हुए निकले हैं? अब आप देखें, ये बहुत ही सभ्य भाषा में बहुत ही कड़ी टिप्पणी है और ऐसी टिप्पणी लिखने वाले के पास नैतिक साहस चाहिए। और हम सब जानते हैं कि जिसमें नैतिक साहस नहीं है वो बड़ा आलोचक और बड़ा कवि होने का जितना भी नाटक कर ले वो हो नहीं सकता, क्योंकि जो नैतिक स्खलन है वही अनुभूति के स्खलन का कारण है। जो चीजें अनुभव में नहीं आ सकी वो अनुभूति में नहीं आ सकती, और जो अनुभूति में नहीं आ सकी चीज वो अभिव्यक्ति में नहीं आ सकती। तो ये जो रचना में, आलोचना में अगर कोई स्खलन हमको दिखाई पड़ता है तो इसके मूल में नैतिक स्खलन है, और नैतिक स्खलन को अपने यहाँ भारत में बड़े सीमित संदर्भ में लोग देखते हैं। जाहिर है यहाँ पर जिसको मोराल कहते हैं अंग्रेजी में, उससे इसका संबंध है। तो ये तो इससे गुजरते हुए लगता है कि एक सृजनधर्मी कवि आलोचक जो क्रांतदर्शी है, जो कविता में उन चीजों को पकड़ता है जिसकी चर्चा हमारे जमाने में लोग करते, लेकिन जब कहीं पर कोई मुद्दा खड़ा होता है, कोई सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, जहां पर जो बात कहनी है तो चीजों को उसके सही नाम से पुकारता है। ये नैतिक बल मलयज का, ये मार्क्सवादी, गांधीवादी,
लोहियावादी, अंबेडकरवादी, ये होना एक चीज है, और नैतिक बल जो खुद बाबा साहब के यहाँ हमको दिखाई पड़ता है या गांधी जी के यहाँ दिखाई पड़ता है, तो ये नैतिक बल मलेच्छ के यहाँ हमको मिलता है। और इसी कारण उनकी आलोचना में वह सृजनात्मकता आ सकी जिसकी वजह से हम बार बार उनकी चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि एक क्रांतदर्शी कवि जो सभ्यतालोचन की कविता लिख रहा है, और उसकी आलोचना में भी सभ्यतालोचन है। हम सबको मालूम है गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी पर लिखते हुए या ऐसे भी साहित्य के बारे में, आलोचना के बारे में लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये सभ्यता समीक्षा होनी चाहिए। तो ये रचना में भी ये चीज हमको दिखाई पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रुथ, कि सच ही संदेहास्पद है। सच क्या है, गलत की, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद से ये स्थिति बनी है। जब पहली बार कहते हैं कि रेडियो आया था प्रचलन में, तो वाल्टर बेंजामिन ने उस पर टिप्पणी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये माध्यम बहुत दिन तक चलता रहा तो आने वाले समय में सब लोग वही बातें करेंगे जो रेडियो पर कही जा रही हैं, रेडियो के माध्यम से सुनाई जा रही हैं। उनका अपना कोई मत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आने के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। और आप देखें कैसे असली और नकली के बीच का फर्क मिटता चला जा रहा है। मलेच्छ की एक कविता मुझको मिली, और हमारे मित्र अमरेंद्र कुमार शर्मा जी ने जो पत्रिका निकाली थी मलेच्छ पर केंद्रित, अभिनव कदम, धूमकेतु जी और अमरेंद्र जी, तो अमरेंद्र जी ने ही मुझसे वो लेख लिया था। उसमें उस आलेख में भी ये कविता उद्धृत है। यह शब्दों की शताब्दी है जिसकी आड़ में भड़कते रंग पानी में डूबकर लपकते हैं एक महीन ब्रुश की नोक पर, पकड़ते हैं उस आंख में दीवार के सामने जो मुदी है बाहर से भीतर से खुली, आधी कम नकली आधी कम असली। ये देखें, जहां असल और नकल के बीच का भेद मिट रहा हो, कि जो नकली है वही असली मालूम पड़ता है। धर्मवीर भारती ने निकस के संयुक्तांक में एक कविता प्रकाशित की थी। मुजफ्फरपुर, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां के एक कवि थे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो नवगीत के, हिंदी नवगीत में उनको उसका प्रवर्तक माना जाता है या प्रवर्तकों में एक माना जाता है। तो उनकी कविता की किताब है उजली कसौटी। उसमें एक कविता है जिसका शीर्षक है आदमी धुएं के हैं। अंग्रेजी में सो हियर आई स्टैंड के नाम से एक पूरा उनका संग्रह प्रकाशित है कनाडा से। उसमें वो कविता है। पहली बार धर्मवीर भारती ने उसको प्रकाशित किया था तो शीर्षक दिया था उन्होंने यंत्र युग और मानव मूल्यों का विघटन। इसको मलेच्छ कह रहे हैं कि जो मुदी है बाहर से भीतर से खुली, आधी कम नकली आधी कम असली। राजेंद्र जी ने आदमी धुएं के हैं कविता लिखी, और आप देखें कि जो नकली है वो असली को फटकार रहा है उस कविता में।
और मैं उस कविता को उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, चूँकि राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के साथ काफ़ी समय तक जानकी वल्लभ शास्त्री मेरे गुरु और राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनके साथ बहुत लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। कविता है उनकी, तांबे का आसमान टिन के सितारे, गैसीला अंधकार उड़ते हैं कसकुट के पंछी बेचारे। तांबे का आसमान टिन के सितारे, गैसीला अंधकार उड़ते हैं कसकुट के पंछी बेचारे। लोहे की धरती पर चांदी की धारा, पीतल का सूरज है रांगे का भोला सा चांद बड़ा प्यारा। बहुत लंबी कविता है। सोने के सपनों की नौका है, गंधक का झोंका है, हीरे की चाहत ने घड़ी घड़ी टोका है, शीशे ने समझा कि रेडियम का मौका है। और जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा था कि जो नकली है वो असली को फटकारता है। धूल अनकल्चर्ड है, इसीलिए बकती है। हम लोग के जमाने में ये मुहावरा है, दिस फेलो इज नॉट कल्चर्ड, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड। धूल को जो नकली है वो धूल, यहाँ आम आदमी, औसत आदमी जिसको मलयज कहते हैं, जिस अर्थ में उन्होंने त्रिलोचन को औसत भारतीयता का कवि कहा, तो ये जो औसत है, जो एवरेज है, उसको नकली कह रहा है, अनकल्चर्ड। धूल अनकल्चर्ड है, इसीलिए बकती है। जिंदगी नहीं है या धोखा है, धोखा है। जो सही है धोखा, जो उसको धोखा कह रहा है, धोखा देने वाला जो समाज का तबका है, ये जो नकली संस्कृति है, वो उस सही आदमी को कह रही है अनकल्चर्ड है। इसीलिए कहती है नहीं, बकती है। जिंदगी नहीं है, यह धोखा है, धोखा है। तो मित्रों, मेरा निवेदन ये था कि आलोचक के रूप में, कवि के रूप में मलयज एक क्रांतिदर्शी सर्जक हैं। और आप देखेंगे उनकी आलोचना में, और मैंने कहा जैसा कि ये कोई मलयज की जयंती नहीं है कि मलयज ने जितनी बातें कही हैं वो सब ठीक ठीक ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। मैं एक आध उदाहरण देना चाहता हूँ। दिगंत किताब पढ़ी उन्होंने, दिगंत काव्य संग्रह है त्रिलोचन जी का, और उन्होंने औसत भारतीयता का कवि त्रिलोचन जी पर एक निबंध लिखा। आप उस निबंध को पढ़िए, बहुत बढ़िया। त्रिलोचन जी पर जितने निबंध लिखे गए हैं, बहुत ही अच्छा निबंध है वो। और उसके साथ में नामवर सिंह का वो लेख, नया काव्य शास्त्र त्रिलोचन के लिए, उसको रख के पढ़ें तो बात ज़्यादा साफ होगी। कई बार एक को समझने के लिए दूसरे को समझना भी जरूरी होता है। अब आप देखें कि दिगंत से गुजरते हुए पहली बात तो कही उन्होंने कि ये औसत भारतीयता के कवि हैं। अच्छा, औसत भारतीयता का कवि कहना ये कोई नकारात्मक अर्थ में नहीं है। पास्कल ने कहा था, मीडियोक्रिटी इज ह्यूमैनिटी। जिसको हम अल्पप्राण कहते हैं, जिसको आम आदमी कहते हैं, जिसको औसत आदमी कहते हैं, वही भारत है। ये चंद खुद को महाप्राण समझने वाले जो लोग हैं, या कई बार उनको भ्रम है, तो वो भारत नहीं है। औसत भारतीयता का कवि कहा, लेकिन उसी में
मलयज कहते हैं कि हमको रामचंद्र शुक्ल की आधुनिकता चाहिए, हमको त्रिलोचन की आधुनिकता से काम चलने वाला हमारा नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए, रामचंद्र शुक्ल की आधुनिकता चाहिए। हम लोग जिस जमाने में हैं आप सबको मालूम है, और रामचंद्र शुक्ल पर भी 1000 सवाल खड़े हैं उनकी अपनी गुणात्मकता के बावजूद। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसी तरह से युवा लेखन पर बातचीत करते समय मलयज ने कहा कि एक जगह कहते हैं वो कि अनुभूति का काव्य शास्त्र हमको नहीं चाहिए, हमको अनुभूति का समाज शास्त्र चाहिए। बहुत अच्छी बात है। फिर उसी निबंध में आगे चल के वो कहते हैं कि ये जितना साहित्य में आलोचना के नाम पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, युवा लेखन को लेकर जो बहस चल रही है, वह सब समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का उच्छिष्ट है, उसके उच्छिष्ट के रूप में चीज़ें सामने आ रही हैं। जबकि इसके मूल में उस राजनीति को रख के देखना होगा, वही वह नियामक बिंदु है, और सारी बहस नियामक बिंदु से अलग हो गई है। मेरे सामने सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि जिसको राजनीति कह रहे हैं वह समाज शास्त्र से अलग नहीं है, समाज विज्ञान का ही हिस्सा है। और जिसको हम राजनीति कहते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होती है। आप उस व्यवस्था को नकार नहीं सकते हैं। राजनीति की भी अपनी एक अर्थनीति होती है, राजनीति की अपनी एक समाज नीति होती है। राजनीति समाज शास्त्र से, अर्थशास्त्र से निरपेक्ष नहीं हो सकती है। तो ये मलयज के यहाँ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि बहस का मुद्दा है, और मैंने अपने निबंध में इसकी ओर इशारा भी किया है। दूसरी बात, बार बार आप देखेंगे उनके यहाँ साक्षात्कार, और किताब का नाम ही है कविता से साक्षात्कार, पुस्तक का नाम ही है। तो साक्षात्कार शब्द पर बहुत ज़्यादा बल है। इसके अलावा तनाव, ये कुंजी शब्द जिसको रेमंड विलियम्स की किताब ही है कीवर्ड्स, तो ये कुछ कुंजी शब्द आपको वहां मिलेंगे। थोड़ा सा अगर इसको खोलें, रचना की जो भाषा है उस पर विस्तार से उन्होंने विचार किया है। और आप देखें कि एक रामचंद्र शुक्ल पर लिखते समय जो अच्छी कैसी कविता होनी चाहिए उसका एक खाका पेश करते हैं मलयज, और उसमें कहते हैं कि भाषा के भीतर जो अनुभूति है, भाषा के बाहर वही कर्म है। कविता सच्ची बनती है अनुभूति की तीव्रता से, और कविता श्रेष्ठ बनती है कर्म की प्रखरता से। बौने जीवन से महान कविता पैदा नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में छोटा है तो वो बड़ा लेखक भी नहीं हो सकता है। अगर कोई क्षुद्र है तो क्षुद्र व्यक्ति बड़ा रचनाकार, बड़ा आलोचक नहीं हो सकता है, वो दावा चाहे जितना कर ले, और ये इसका फैसला समय कर देता है। कविता और आलोचना को लेके भी उनके कुछ अपने मंतव्य हैं। जैसे उन्होंने बार बार, मैंने निवेदन किया कि वो साक्षात्कार की बात करते हैं,
कविता मेरे लिए आत्म साक्षात्कार है और आलोचना उसी कविता से साक्षात्कार, जो किताब का नाम लिखा है उन्होंने, कविता से साक्षात्कार। आलोचना का संसार कविता के संसार का विरोधी, उसका विलोम या उसका प्रतिद्वंदी संसार नहीं है, बल्कि वो कविता के संसार से लगा हुआ, और कविता का मतलब यहाँ साहित्य को ध्यान में रखें, बल्कि वह कविता के संसार से लगा हुआ समानांतर संसार है। ये दोनों संसार अपनी अपनी जगह पर स्वतंत्र सर्वप्रभुता संपन्न संसार है, जो कि आरंभ में मैंने निवेदन किया था। और वंदना जी लिख रही हैं कि अंत आलोचना भी एक रचना है। ये किताब है इस नाम से, काशीनाथ सिंह की, आदरणीय काशीनाथ सिंह जी ने ये किताब लिखी है, आलोचना भी एक रचना है। तो वो कहते हैं कि दोनों का अपना एक स्वतंत्र सर्वप्रभुता संपन्न संसार है, पर दोनों के बीच एक मित्रता की संधि है। एक दूसरे पर वे लोग ये कविता या आलोचना अपने को आरोपित नहीं करते। मलयज का मानना है कि उनकी एक दूसरे के हित में दिलचस्पी होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि अनुभव जो है वो महत्वपूर्ण है, वही कविता और आलोचना, कविता को आलोचना से जोड़ता है। लेकिन कविता में इससे जुड़ने की भाषा है अनुभूति और आलोचना में विचार, क्योंकि जो संश्लिष्ट अनुभूति है तो संश्लिष्ट का संश्लेषण नहीं हो सकता है, उसका विश्लेषण ही होगा। मेरा ख्याल है काफ़ी समय हो गया है, नाउ इट इज 7:40, तो आई शुड स्टॉप नाउ, मुझको रुकना चाहिए। आप मित्रों ने करीब 1.25 घंटे तक सुना या उससे भी ज़्यादा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी कोई अवसर हुआ तो ये व्याख्यान का उद्देश्य मेरा ख्याल है ये है कि मलयज को नई पीढ़ी पढ़े और पुरानी पीढ़ी के लोग जो मलयज से वाकिफ़ हैं, जिनका ध्यान दूसरी ओर गया हो, तो एक बार फिर मलयज की ओर हम जाएं और मलयज का मूल्यांकन करें और उससे खुद को समृद्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद।